अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन ये रिमेनिंग रिकॉर्डिंग है। ये नेट का प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसको मैंने मतलब एक दो पार्ट्स में ना लेक्चर 2 को डिवाइड अपना रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिमेनिंग जो पोर्शन है, ठीक है जी। ये दोनों रिकॉर्डिंग्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा बच्चों, इसमें देखिए हर्बिसाइड्स के हवाले से मैं बात कर रहा था, राचल कार्सन के हवाले से। उसने एक किताब लिखी थी द साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें उसने यही डिस्कस किया था कि इंसेक्टिसाइड्स किस तरह से जो बर्ड्स होते हैं उनको उनकी एक्सटिंक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह बच्चों ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स जो हैं वो मस्कुलर डिसेबिलिटीज, ट्रैमर्स और डिजीनेस वगैरह कॉज करते हैं। ठीक है जी। पेस्टिसाइड पॉइजनिंग जो है वो खासतौर पे फार्मर्स के लिए एक कांस्टेंट इशू है, कांस्टेंट प्रॉब्लम है। और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स जो हैं वो एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, ये बायो अकोमोलेशन और बायो मैग्निफिकेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से पूरे इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो वोलेटाइल पेस्टिसाइड्स होते हैं, वोलेटाइल पेस्टिसाइड्स का मतलब है ऐसे पेस्टिसाइड्स जिनके अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको वीओसीज कहा जाता है। वो एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे खासतौर पे सराउंडिंग एरियाज के अंदर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पेस्टिसाइड्स। अब देखें डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मिलियन लोगों को हर साल पेस्टिसाइड पॉइजनिंग होती है, यानी वो पेस्टिसाइड्स की वजह से मुतासर होते हैं, जिसमें से 18,000 लोगों की डेथ हो जाती है ड्यू टू पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। ठीक हो गया, ये पेस्टिसाइड्स के ऊपर मैंने बात की है, तो इसको आपने ज़हन में रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स जो खासतौर पे पेस्टिसाइड्स की टाइप्स, उनके हेल्थ इम्पैक्ट्स वगैरह के हवाले से, क्लासिफिकेशन के हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको आपने खास तौर पे जहन में रखना है। इसके बाद आ गया बच्चों प्लास्टिक्स। देखिए प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक एक ग्रीक जुबान का वर्ड है, प्लास्टिकोस। और प्लास्टिकोस का मतलब होता है एबल टू बी मोल्डेड, एबल टू बी मोल्डेड। वो चीज़ जिसको हम मोल्ड कर सकें उसको प्लास्टिक कहते हैं। देखिए प्लास्टिक मटेरियल जो है उसमें वाइड वैरायटीज होती हैं। ये सिंथेटिक भी हो सकता है, सेमी सिंथेटिक भी हो सकता है, और उसमें यूजुअली ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं जो कि मोल्डेबल होते हैं। इसका डेफिनेटली प्लास्टिक बनाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो पॉलीमराइजेशन है, जिसके बारे में आपको पता है कि मोनोमर्स आपस में कनेक्ट करके पॉलीमर्स बनाते हैं, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन लिखा हुआ है, जैसे एथिलीन है, ये इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर पॉलीथीन बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए आपको पता है हाई टेम्परेचर चाहिए, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, और एक कैटलिस्ट चाहिए जिसको हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो एथिलीन की पॉलीमराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद ये देखिए प्लास्टिक्स की बच्चों दो टाइप्स होती हैं जो इंडस्ट्रियली हम यूज करते हैं। एक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, दूसरे को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। बेटा थर्मोप्लास्टिक जो है ना वो ऐसा प्लास्टिक है जिसको हीट करने से उसके अंदर केमिकल चेंज नहीं होती, उसकी कंपोजिशन सेम रहती है, इसलिए हम उसको टाइम एंड अगेन मोल्ड और रीमोल्ड कर सकते हैं, यानी उसको शेप और रीशेप किया जा सकता है टाइम एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। अगर आप इसको हीट करेंगे ये मेल्ट कर जाएगा, अगर कूल करेंगे ये हार्ड हो जाएगा, फिर हीट करेंगे तो मेल्ट कर जाएगा, फिर हार्ड हो जाएगा कूल करने से। तो यानी इसको मेल्ट और रीमेल्ट हम टाइम एंड अगेन कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो होते हैं जिनको एक दफ़ा हम मेल्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो अपनी एक परमानेंट शेप एक्वायर कर लेते हैं जब हम उनको ठंडा करते हैं, और वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, और वो अपनी फिर शेप को चेंज नहीं करते। उसकी रीज़न बच्चों ये है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं जो जब हम उनको हीट करते हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं। जबकि थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, जस्ट फिजिकल चेंज आती है, और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होती है। अच्छा बच्चों, अब थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में कुछ फ़र्क भी है, डिफरेंसेस भी हैं जो हमें थोड़ा से पता होने चाहिए इसके बारे में। अब देखें बच्चों, ये देखें मैंने यहाँ पे कोई 5-6 डिफरेंसेस नोट किए हुए हैं। जैसे कि ये थर्मोप्लास्टिक्स के हवाले से मैंने कहा कि इसको रिपीटेडली आप सॉफ्ट कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। सॉफ्ट करेंगे हीटिंग के ज़रिए, हार्ड करेंगे कूलिंग के ज़रिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को परमानेंट हार्ड हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं एक दफ़ा ही। थर्मोप्लास्टिक्स के मॉलिक्यूल्स लेस ब्रांच्ड होते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के मॉलिक्यूल्स मोर ब्रांच्ड होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है। अभी नीचे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। थर्मोप्लास्टिक्स ब्रिटल नहीं होते, ब्रिटल मतलब ब्रेकेबल नहीं होते, क्योंकि ये मोल्डेबल है इसलिए इनकी ब्रेकेबिलिटी कम है। और जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ब्रेकेबल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं।
थर्मोप्लास्टिक्स को बच्चों हम रीशेप भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम रीशेप नहीं कर सकते। इसके अलावा देखें, थर्मोप्लास्टिक्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं, ये बड़ी अहम पॉइंट है कि उसको रिसाइकलेबल है और रिक्लेम किया जा सकता है, वेस्ट में से इनको रीयूज किया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग को हम रिक्लेम नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक्स की एग्जांपल्स में पीवीसी आती है, पॉलीएथिलीन आती है, और थर्मोसेटिंग में बैकलाइट और एपॉक्सी रेजिन आता है। ये दो एग्जांपल आपने जरूर याद रखनी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री के हवाले से बच्चों मैं बात कर रहा हूँ। ये अगर एक स्ट्रक्चर आप देखें, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, मजीद इंशाल्लाह मैं इस पर डिस्कस करूंगा, ऑर्गेनिक में हम चीज़ों को, स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें CH2 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 और एंड में CH3 और इस तरह से और ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, ये स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको ब्रांचिंग नज़र नहीं आएगी। ये है थर्मोप्लास्टिक्स का स्ट्रक्चर। इस तरह के मोनोमर्स मिलकर ना जो पॉलीमर बनाते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स के पॉलीमर्स बनते हैं। जब हम इनको हीट करेंगे ना, इनकी शेप में चेंज आएगी लेकिन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यानी इनकी केमिस्ट्री में चेंज नहीं आएगी। लेकिन अगर आप नीचे वाला स्ट्रक्चर देखें तो नीचे वाले स्ट्रक्चर ये देखें, इसमें जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग काफ़ी ज़्यादा है। अब वो मेन स्ट्रक्चर के साथ ब्रांचिंग होने की वजह से जब हम इसको हीट करते हैं तो ब्रांचेस ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं, और आप देखें कि ये स्ट्रक्चर कई जगह से ब्रेक हो गया है। इसको हम केमिकल डिग्रेडेशन कहते हैं। जब केमिकल डिग्रेडेशन होगी तो ये यूजुअली इरिवर्सिबल होगी। इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं उनको हीट करने से वो बेसिकली ऐसी केमिकल चेंज में चले जाते हैं जो कि इरिवर्सिबल होती है, इसलिए उनको दोबारा रिसाइकिल करना या रिक्लेम करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। अब नीचे बच्चों एमसीक्यूज के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो डेली बेसिस पे हम मुख्तलिफ प्लास्टिक्स जो है वो बनाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। वो प्लास्टिक्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जैसे पॉलीप्रोपाइलीन, ये कि फूड कंटेनर्स में, अप्लाइंसेस में, कार फेंडर्स में जो बम्पर्स होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल होता है। पॉलीस्टाइरीन आपने अक्सर सुना होगा प्लास्टिक का नाम, ठीक है ना। पॉलीस्टाइरीन का फोम की पैकिंग में, फूड कंटेनर्स में, डिस्पोजेबल कप्स बनाने में, प्लेट्स, कटलरी, सीडी और कैसेट्स जो बॉक्सेस हैं उनके बनाने में ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन है, ठीक है। इसी तरह पॉलीएस्टर्स हैं, फाइबर और टेक्सटाइल में यूज होता है। पॉलीअमाइड्स हैं, फाइबर्स, टूथब्रश, डिस्टिल्स वगैरह बनाने में यूज होते हैं, जिसको नाइलॉन भी आप कहते हैं। अच्छा, पीवीसी जो है वो आपको पता है फ्लोरिंग में, प्लम्बिंग पाइप्स में, विंडोज फ्रेम्स बनाने में यूज होता है। पॉलीयूराथेन्स, PU जिनको कहते हैं, सरफेस कोटिंग में, प्रिंटिंग रोलर्स के अंदर, जहाँ पे आपने टेम्परेचर की इंसुलेशन करनी हो, फोम्स बनाने हो, कुशनिंग फोम्स बनाने हो, वहाँ पे आप यूज़ करते हैं। और पॉलीकार्बोनेट जो है वो आई ग्लासेस में और सिक्योरिटी विंडोज़ में, ट्रैफिक लाइट्स वगैरह में, लेंसेज में यूज़ किए जाते हैं। पॉलीएथिलीन जो है वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक ऐसा है जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ अब करते हैं। इसमें सुपरमार्केट जो बैग्स होते हैं वो हम बनाते हैं और प्लास्टिक की बॉटल्स बनाते हैं। इसी तरह बच्चों यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके भी यूजेस आपने ज़हन में रखने हैं। तो ये यूजेस जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज की हवाले से इसको आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर हेल्थ हैजर्ड्स हम देखें प्लास्टिक्स के, एक नया मतलब सब टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो प्लास्टिक्स यूजुअली ह्यूमन बींग्स के लिए लेस टॉक्सिक होते हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, ना ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, ना ही ये वो एयर में डिजोल्व होंगे। ये तो तब डेंजरस होंगे अगर आप इनको बर्न करेंगे और इनके फ्यूम्स, इनके केमिकल्स जो हैं वो एयर में जाएंगे फ्यूम्स, और वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होंगे। अच्छा, लेकिन इस प्रॉब्लम यह है कि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिनको टॉक्सिक एडिटिव्स कहा जाता है, जिसमें थैलेट्स आते हैं, एडियापेट्स आते हैं, ये इन सबको हम प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं। ये जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं बच्चों, ये ह्यूमन हार्मोन्स के हवाले से खतरनाक होते हैं, हार्मोन डिसरप्टर के तौर पर, और कैंसर कॉजिंग यानी कार्सिनोजेनिक केमिकल्स के तौर पे ये एक्ट करते हैं। इसी तरह पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक्स जो हैं वो भी, उसके अंदर भी इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में, खासतौर में फीमेल के अंदर एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, उसकी फंक्शनिंग के हवाले से ये बहुत ही हार्मफुल है और उसकी फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है। अब देखें, ये तो कुछ हेल्थ इम्पैक्ट्स है, लेकिन अगर आप इन्वायरमेंटल इश्यूज देखें तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में, अच्छा बच्चों, इन्वायरमेंटल इश्यूज में अगर आप देखें तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्लास्टिक ना नॉन पैरिशेबल होते हैं। नॉन पैरिशेबल का मतलब है कि ये डिज़ोल्व नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते इजीली, इसलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल भी कहा जाता है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते।
ये एक एस्टिमेट है कि 1950 से ऑनवर्ड तकरीबन बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक्स जो हैं वो डिस्कार्ड किया गया है और उसको बेसिकली बर्न किया गया है, जिसकी वजह से जो फ्यूम्स बनेंगे वो आने वाले हज़ारों सालों तक एयर में रहेंगे। तो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक जो है वो टॉक्सिक फ्यूम्स जनरेट करता है, इसलिए ये इन्वायरमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। लेकिन अब जो है हमने इस तरह के प्लास्टिक्स सिंथेसाइज करना शुरू कर दिए हुए हैं जिनको हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो हैं वो अगर उनको एक्सपोजर मिले सनलाइट का, वाटर का और बैक्टीरिया का तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। इसमें बच्चों एक प्लास्टिक की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये एक पहला जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना था उसका नाम है PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बेलरेट। ये स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं PHBV में, और फिर वो PHBV को दोबारा बैक्टीरिया कुछ खास उनकी स्ट्रेन्स होती हैं जो कि दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये प्लास्टिक रिसाइकलेबल है। इसके अलावा इवन 1975 में ऐसे प्लास्टिक्स, ऐसे बैक्टीरिया डिस्कवर हुए थे जिनकी गट के अंदर, इनको फ्लेवी बैक्टीरिया कहते हैं, इनकी गट के अंदर जो था नाइलोलेज एंजाइम पाया जाता था। नाइलोलेज एंजाइम वो होता है, ऐसा एंजाइम होता है जो नाइलॉन प्लास्टिक को डाइजेस्ट करता है। तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर दुनिया में काफ़ी काम हो रहा है और इस तरह इनकी हेल्प से हम बहुत सारे ऐसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो हैं वो सिंथेसाइज कर रहे हैं। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बच्चा ये एक इससे ज़्यादा एडवांस फॉर्म है। ये बेसिकली वो प्लास्टिक्स हैं जिनको पॉलीओलेफिन्स फिनिक प्लास्टिक्स कहा जाता है। इनमें हम मेटालिक सॉल्ट्स ऐड करते हैं जब हम इनको प्रिपेयर करते हैं, और ये जो मेटालिक सॉल्ट्स होते हैं ये इनकी नेचुरल डिग्रेडेशन के प्रोसेस को कैटलाइज करते हैं। तो इसलिए इन दोनों प्लास्टिक्स को हम कहते हैं इको फ्रेंडली प्लास्टिक्स, यानी जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं इनको हम इको फ्रेंडली प्लास्टिक्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि आज जो हमसे जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसको हम कहते हैं प्लास्टिक एज। उसकी रीज़न ये है कि मेटल्स को प्लास्टिक्स ने रिप्लेस कर दिया हुआ है। उसकी वजह यह है कि प्लास्टिक्स के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको मेटल से सुपीरियर कर देती हैं। अब मिसाल के तौर पे पहली प्रॉपर्टी है कि प्लास्टिक्स इंसुलेटर है, तो जहाँ आपने इंसुलेशन करनी है वहाँ पे आपको प्लास्टिक यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि प्लास्टिक केमिकली इनर्ट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, अल्कलीज, बेसिस, वाटर वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं करता अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इसी तरह प्लास्टिक जो है वो फंगस फ्री भी है, यानी बैक्टीरिया और फंजाई इसके ऊपर यूजुअली अटैक्स नहीं कर सकते। इसके अलावा प्लास्टिक करोजन रेजिस्टेंट भी है। इसके अलावा प्लास्टिक लाइट वेट भी है, इनएक्सपेंसिव भी है, ड्यूरेबल भी है, और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। सो प्लास्टिक जो है ये एक वैल्यूएबल मटेरियल है जो अप्लाइड केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, और इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। इन पे डिफरेंट तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्लास्टिक्स की खास तौर पे टाइप्स और उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर बन सकते हैं, ठीक है जी। और प्लास्टिक्स की जो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ठीक है जी, और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, इसकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लेटर ऑन मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जी इसको फिर हम देख लेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग और नोट्स मैं आपके ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।